ये लो पहला सवाल। राधे कृष्ण। तो ए मैट्रिक्स दी गई है 1101 और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब से लेकर ए एन माइनस वन तक का जोड़ ज्ञात करना। हाँ, सीरीज नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं है। तो पहले हमें कुछ मान निकालने होंगे। ए का मान तो है, ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर के लिए ए गुणा ए करने पर 1101। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, पहली पंक्ति फिर ये 0, ये 1। अभी एक बार रुक जाओ, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ए क्यूब निकाल लें, कंफर्म हो जाएगी, यही आ रहा है ना। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। 1201 इंटू 1101। तो ये आ जाएगा 1 2 + 1, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 0 1। ठीक है, कंफर्म हो गया कि जो भी आएगा वहां पे वो नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाएं तो हम तय कर सकते हैं कि ए की पावर एन क्या आएगा। वो आएगा 1 n 0 1। ये ए की पावर एन आएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जो हमसे जोड़ पूछा गया उसका मान, जोड़ पूछा गया उसका मान है ए प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डैश 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 ए एन माइनस वन तक का मान रख दो। ए मैट्रिक्स है 1101, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 1201, 1301, 1 n माइनस 101। देखो जोड़ते अब। तो यहां से शुरू हुआ 1 + 1 + 1 1, टोटल कहां तक गया n माइनस 1 तक। तो ये आपका n माइनस 1 आ गया। फिर इनको जोड़ो, अगले वाले को 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n माइनस 1 तक। 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n माइनस 1 तक, जिसका जोड़ होता है n इंटू n माइनस 1 बटा 2। n माइनस 1 बटा 2। फिर 0 0 0, इन सब का जोड़ 0। फिर ये दोबारा n माइनस 1 आ गया। n माइनस 1 आप कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। बाहर लेने पर ये आ गया 1 n/2 0 1। n माइनस 1 1 n/2 0 1।
ये आपका आंसर है। सही है। अगला सवाल, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, कि भाई अब ये जो प्रैक्टिस क्लासेस है इनको हम ब्रेक कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, और अब 3 दिन बचे हैं, क्योंकि बुधवार तो आज हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। तो वैसे तो वर्किंग डे 3 बचे हैं, संडे है, तो जरूरी है कि उसके लिए भी टाइम बचे, क्योंकि वो भी लापरवाही तो नहीं कर सकते उसमें। तो इसलिए जो 3-4 दिन है अब ये क्लासेस हम बंद कर देते हैं, ताकि आप मैथ्स पे छोड़ के आप अपने पेपर 1 पे ध्यान दे सकें, है ना। पेपर 1 जरूरी है, तो पेपर 1 पे आप ध्यान दो। लेकिन ये क्लासेस बंद कर रहे हैं, दूसरी क्लासेस 3 दिन में हम दूसरी क्लासेस पे काम करेंगे। अब 3 दिन जो है वो गाइडेंस क्लासेस रहेंगी। अब जो 3 दिन है वो हम गाइडेंस क्लास रखेंगे, पेपर के बारे में बात करेंगे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ का जजमेंट कैसे करें, कैसे पता चले कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, कौन सी नॉर्मल गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करना, थोड़ा सा ठंडा होना, काम रहना, शांत रहना, इस तरह की चीजों के ऊपर हम लोग अब 3 दिन कंटिन्यू उन चीजों पे बात करेंगे जो इनडायरेक्टली पेपर को प्रभावित करती है। तो इतने दिन प्रैक्टिस वाला काम था वो हो गया, अब 3 दिन में कोई इतना कुछ हो भी नहीं जाएगा। अब 3-4 दिन हमें कुछ और चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि हम कैसे मोटिवेट रहें, इन 4-5 दिनों में हम किस तरीके से सही दिशा पकड़े रखें, कैसे पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करें, कौन से हेडेक्स आ सकते हैं, कौन सी परेशानी आ सकती है, पेपर के लेवल, अगर पेपर का लेवल टफ आए तो क्या करना है, पेपर का लेवल इजी आए तो क्या करना है। तो अब उन चीजों पे बात होनी चाहिए जो बियॉन्ड द क्वेश्चन है। तब 3 दिन हम उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब वो रहेगी, अब उन चीजों के ऊपर बात करेंगे, आपके टेस्ट रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, टेस्ट रिजल्ट को कैसे इंप्रूव करें उस पर बात करेंगे, कैसे क्या किया जा सकता है कि जिससे टेस्ट में नॉर्मल बच्चे क्या गलती करते हैं, कौन सी गलती है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, बस वो सारी चीजें बात करेंगे जो क्वेश्चन से आगे की है ना। क्वेश्चन की जितनी बातें हो चुकी, जितना प्रैक्टिस करनी थी वो काफी प्रैक्टिस हो चुकी, रिवीजन क्लास भी हो गई, और ये सारे टॉपिक वाइज सबसे हम होते हुए निकल गए, ज्यादातर क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 3 दिन में उन चीजों पे बात करेंगे जो और महत्वपूर्ण है, क्वेश्चनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर का सही अटेम्प्ट करना, है ना। ये चीज मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूँ कि आपको आता क्या है वो एक अलग बात है, आपको जो आता है उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती मतलब अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, नहीं आता है। आता नहीं आता एक साइड होता है, जो भी आपको आता है क्या आप उतना दे पाएंगे। आप क्रिकेट में अच्छे से देखते हैं, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको साफ लगता है कि बहुत प्रतिभावान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जब आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, चाहे आप कितने भी प्रतिभावान हो, प्रतिभावान की परफॉर्मेंस दिखेगी तभी प्रतिभा का पता चलेगा। तो दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप में प्रतिभा का होना, वो आप पूरे साल पढ़ते हैं, अपनी प्रतिभा बनाते हैं। अब बाद में आती है परफॉर्मेंस, आप लास्ट टाइम में क्या परफॉर्म करते हैं। अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, अब एक एथलीट है वो 4 साल तक प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, बहुत सारे प्रैक्टिस में रिकॉर्ड भी तोड़ता है, प्रैक्टिस में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब मेन दिन जो उस दिन होगा, उस दिन वो रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, वही इतिहास बनाएगा। तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट अलग होता है ना। तो जो पहला पार्ट जो मैंने कहा, प्रतिभा, प्रतिभा आप इकट्ठी करते हैं, साल पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, वो आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी प्रतिभा बन गई। अब उस प्रतिभा को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पाओगे तो लोग ये तो कहेंगे कि हाँ यार बहुत होशियार था लेकिन सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। होशियार तो बहुत था, पढ़ने वाला तो बहुत था, पढ़ता भी बहुत था, मेहनत भी बहुत करता था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, सिलेक्शन नहीं आता। तो वो नहीं चाहिए, प्रतिभा परफॉर्मेंस में भी कन्वर्ट हो, जरूरी है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ, तो अब हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे अगले 3 दिन। अब हमारा यही रहेगा,
हाँ, सेकंड ग्रेड के लिए अब आने वाला है। अब बस ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम निपटा दे और सेकंड ग्रेड के लिए हमारे पास टाइम ज्यादा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इतना टाइम था नहीं, सेकंड ग्रेड के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम 2.5 महीने तो पक्के हैं। 2.5 महीने का तो हम मान के चलते हैं, जुलाई बैठा है, अगस्त बैठा है, सितंबर भी हमें लगभग मिल ही जाएगा आधा पड़ता तो इस तरीके से 2.5 महीने हमारे अभी हाथ में है। तो 2.5 महीने हाथ में, तो 2.5 महीने में एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है। 2.5 महीने में एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी की जा सकती है। क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और अभी विचार किया नहीं है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पेपर है, तो पहले फर्स्ट ग्रेड ही अभी टारगेट में था, फोकस में था। ये बात जरूर है कि फर्स्ट ग्रेड वाली जो क्लासेस हुई है, इनसे आपको भी फायदा हुआ है। जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको भी फायदा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो पीजी की है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो आपके काम की चीजें। अब ये चीज है, ये आपके काम की है। तो ये जो 1 महीना जो फर्स्ट ग्रेड वालों में जो गया है, इस 1 महीने का फायदा आप लोगों को भी मिला है। और इसी को आगे बढ़ा के अब 2.5 महीने इसको आगे कंटिन्यू रखें, ताकि आप लोगों को आगे भी ये फायदा मिले। लेकिन अब जो 2.5 महीने का प्लान होगा वो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकंड ग्रेड में क्या होना चाहिए, सेकंड ग्रेड का पेपर का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत अब तैयारी करेंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, 2.5 महीने है, 2.5 महीने को सेट करना है। नहीं, अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। पोस्टपोन होने वाले चांसेस अब गए। लेकिन किया तो बड़ा विचित्र है, लेकिन कई जगह ना विचित्र किया, लेकिन लगता तो ठीक है यार। बस ठीक है, अपनी डेट पे आप रहो कायम, बढ़िया है। पिछली सरकारें इसी नाम से बदनाम थी। हाँ, हो जाएगा 2.5 महीने, बस कमर बांध लो। अगर तुम लोग 2.5 महीने साथ लेते हो तो सिलेक्शन निकल जाएगा। देखो, यहाँ पे हम निकालते हैं कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, हमें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा प्लस आइटा फाई, टेन इनवर्स कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। संयुग्मी लेने पर आइटा का चिन्ह बदलने पर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। टेन इनवर्स का सूत्र लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स 2 कॉस अल्फा, नीचे 1 माइनस, ये यहाँ पे हो गया आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, 1 माइनस 1। ये आ गया टेन इनवर्स अनंत, जो कि पाई बाई 2 हो गया। अब इसे व्यापक मान में लिख लेते हैं। टेन इनवर्स को इधर ले आओ, ये टेन 2 थीटा हो गया, क्योंकि आंसर व्यापक मान में दे रहे हैं। ठीक है, व्यापक मान में हम बदल लेते हैं। अनंत को टेन 90,
2 थीटा बराबर व्यापक मान होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2, थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये आंसर आ गया। थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब आप में से जो लोग भी सेकंड ग्रेड वाले हैं वो प्रार्थना करिए कि जो भी फर्स्ट ग्रेड के योग्य विद्यार्थी है वो फर्स्ट ग्रेड में चला जाए। जो भी फर्स्ट ग्रेड के योग्य विद्यार्थी है वो फर्स्ट ग्रेड में चला जाए, सेकंड ग्रेड में सीट खराब ना करे। तो आप तो यही प्रार्थना करिए, है ना। आप ये प्रार्थना करिए कि कोई भी योग्य बच्चा जो योग्य है वो फर्स्ट ग्रेड में लग जाए, वो रुक नहीं जाए, क्योंकि वो रुकेगा तो सेकंड ग्रेड में आएगा, सेकंड ग्रेड में आएगा तो यहाँ एक सीट खराब करेगा और किसी ना किसी की तो सीट खराब करेगा ही करेगा। तो बस ये प्रार्थना करो कि जो भी योग्य है वो फर्स्ट ग्रेड में है तो फर्स्ट ग्रेड में चला जाए, ताकि सेकंड ग्रेड में कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि एक एक बच्चा जो योग्य है और वो फर्स्ट ग्रेड में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया, रुक गया, तो वो आके सेकंड ग्रेड को परेशान करेगा। और वही फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे तो आपका कंपटीशन हल्का हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। और वो वहां नहीं गए तो यहां आकर परेशान करेंगे, है ना। ये एक बड़ा दुखदायी बात है लेकिन सच है। नहीं लेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाग्य का साथ जो है वो बिगाड़ देता है, समीकरण बिगाड़ देता है। लास्ट में आप मैच देखते हैं ना क्रिकेट में, कई बार भाग्य का साथ है वो मैच बिगाड़ देता है। जो कई बार कम योग्य बच्चा जो होता है वो भाग्य का साथ मिलकर वो ऊपर चला जाता है, और वो योग्य बच्चा है वो नीचे आ गया, थोड़ा कम योग्य, जिसका नहीं होना चाहिए था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया, तकदीर ने साथ दिया, लक साथ हुए, और वो इसका लक थोड़ा खराब हुआ, इसका लक थोड़ा सही हुआ। और इतना कोई रात दिन का अंतर नहीं था कि कोई पहले से कोई जमीन आसमान का अंतर था, 4-5 नंबर का अंतर था, ये ऊपर आ गया। अब ये रह गया, योग्य तो था ही, रह गया। अब ये जाके सेकंड ग्रेड में तबाही मचाएगा। बस ये चाहता हूं कि भगवान जो है सबके लक साथ दे। हाँ, बस वो है कि वो वहां चला जाए, ठीक रहे, वो यहां ना रह जाए। जो फर्स्ट ग्रेड, आप तो ये बोलो जो फर्स्ट ग्रेड के लायक है वो फर्स्ट ग्रेड में चला जाए, जो सेकंड ग्रेड के लायक है वो सेकंड ग्रेड में चला जाए। बस ये आकर इधर उधर खराबी ना करे, बर्बादी ना फैलाए फालतू की। आ जाओ, पहले इसको ध्रुवीय रूप में बदलना पड़ेगा। ध्रुवीय रूप में बदलेंगे तो 4 कॉमन लो, 2 कॉमन लेने के बजाय 4 कॉमन लो। चार की पावर 100, ये हो गया cos पाई बाई 3, दो की पावर 200, माइबर पर में लगाने पर cos 100 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 100 पाई बाई 3। अब क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं इसके। रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा 2 की पावर 200 cos 100 पाई बाई 3, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 की पावर 200 साइन
भाग देने पर रियल पार्ट ऑफ z में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भाग देने पर, ये कट गया, कॉस बटा साइन कॉट आ गया, कॉट 100π/3 का मान निकाल लो। ये हो जाएगा 32π, 32 क्या 33π कहते, 33π प्लस π/3, तो ये हो गया 33π आपका आ जाएगा तीसरे में, और तीसरे में कोट किसका होता है, माइनस का, तीसरा तो कोट का ही होता है, यहाँ का तो कोट ही है, तो कोट में हो गया कोट π/3, कोट 60 का मान 1/√3, ये आपका आंसर है। ठीक है, सही है। कौन सा फॉर्मूला गलत है? कौन सा सूत्र गलत है? तो ये फॉर्मूला सही है। और पता है एक चीज बताऊं विचित्र बात, वैसे तो सारी गलत है, वैसे ही सारी गलत है, वैसे तो ए भी गलत है और बी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये इनके लिए डोमेन होता है कि एक्स के इतने मान तक ये सत्य हैं, एक्स का मान अगर ये हो गया तो ये गलत हो जाएंगे, ये हो गया तो गलत हो जाएंगे। तो इनकी ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सबसे बड़ा झंझट ये होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो एक्स के निश्चित मानों के लिए ये काम करेगा, निश्चित मानों के लिए ये काम करेगा। तो वैसे चैलेंज करें तो सारे ही गड़बड़ है, लेकिन लिखा हुआ कौन सा गड़बड़ है वो बता रहे हैं। लिखा हुआ गड़बड़ ये है, लिखने में जो गलत है वो ये है। हाँ, ये एक्स के मान के साथ चलते हैं, ये लोग एक्स के मान के साथ चलते हैं। (4x³ - 3x) ये सॉरी ये नहीं होता, 3x - 4x³ होता है, सही फॉर्मूला होता है 3x माइनस तो ये है। तो ये जो सारे फॉर्मूले प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा झंझट जो होता है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, वो यही होता है कि ये ऐसे नहीं कि सदैव सत्य है, सदैव सत्य वाली कहानी नहीं है। एक्स का एक रेंज है, इतने एक्स के मानों के लिए ये काम करेगा, इसके बाद ये काम नहीं करेगा, इतने में काम करेगा, इतने में नहीं काम करेगा। इस तरीके से बाउंड्रीज होती है, लिमिटिंग होती है, तभी वो सच होता है। ऐसे नहीं कि फ्री में दे दिए भाई ये सच है। ये कोई पाइथागोरस प्रमेय थोड़ी है यार, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो हर समकोण त्रिभुज पे सच है। ये लिमिटेड टाइम है, मतलब लिमिटेड टाइम एडिशन। लिमिटेड टाइम एडिशन मतलब इतने से इतने समय के लिए आएगी और इतनी ही घड़ियां आएगी या इतना ही सामान आएगा। तो ये लिमिटेड फॉर्मूले हैं, ये व्यापक फॉर्मूले नहीं है कि एक्स का मान कुछ भी रखो और हमेशा सच है। ये हमेशा सच वाले नहीं है, ये परिस्थिति पे ही है, एक निश्चित परिस्थिति में ही सत्य है।
वो परिस्थिति यहाँ पे बताई नहीं गई, तो इस हिसाब से ये लोग भी गलत साबित है। ठीक है ना। इनमें से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है? तो इनमें से कौन सा एक तुल्यता संबंध है? बस बराबर वाला ही है, बराबर वाला ही होता है। जो बराबर का संबंध होता है वही तुल्यता संबंध होता है, क्योंकि ए अगर बी, ए हर कोई अपने आप के बराबर तो होता ही है, हर कोई अपने आप के बराबर होता ही है। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा ही होगा, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा ही। तो बराबर का जो संबंध होता है वो तुल्यता संबंध होता ही है, तो इस वजह से ये सही है। -2x + y + z बराबर a, इसका कोई हल नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा जब तक कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब है डेल्टा 1, डेल्टा तो 0 होगा, डेल्टा 0 होगा, परंतु डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से इनमें से कोई ना कोई एक, कम से कम एक अशून्य है। कम से कम एक जो है वो अशून्य है। कम से कम एक बंदा अशून्य है। तो डेल्टा 1 ट्राई करते हैं पहले। डेल्टा 1 अशून्य,
ए बी सी, एक्स वाला हटा दिया, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 1 माइनस 2, नॉट इक्वल्स टू 0। तीन ए, 2b प्लस सी प्लस बी प्लस 2c, तीन ए प्लस 3b प्लस 3c नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो कट गया, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, डेल्टा 1 को रोक लिया। अब डेल्टा 2, डेल्टा 2 रुक जाए तो डेल्टा 2 में क्या आएगा, यही आएगा। डेल्टा 2 को नॉट इक्वल्स टू 0 लें तो -2 1 1 ए बी सी 1 1 -2 नॉट इक्वल्स टू 0, -2 1 1 ए बी सी 1 1 -2। अभी आ जाएगा हमारा तीनों से यही आ रहा है क्या? ये हमारा अलग आ रहा है।
तो यही है क्या, -2 माइनस सी माइनस ए माइनस 2 माइनस 1 1 सी माइनस बी 4b प्लस 2c प्लस 3a। सेम तो कैसे है यार, सेम ही आएगा। अच्छा सेम ही आ रहा है, 3a प्लस 3b प्लस 3c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0। तुमको नतीजे पे नहीं पहुंचे फिर तो, ये सवाल तो नतीजे पे पहुंचा ही नहीं कोई। बस a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, और उसके अलावा कुछ भी हो तो ये तो a ऑप्शन भी है, ये b ऑप्शन भी है। तो सवाल में करेक्शन है, एक्चुअली सवाल जो है वो अनंत हल का है। हाँ सवाल जो है वो अनंत हल का है, तब 0 वाली स्थिति बच जाएगी, क्योंकि सारे 0 हो जाएंगे तो अनंत हल हो जाएगा। तो कोई हल नहीं से सवाल होना चाहिए अनंत हल का। अनंत हल में क्या होता है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे 0 होते हैं। तो सारे 0 होंगे तो a प्लस बी प्लस सी को होना पड़ेगा 0। तो उस केस में आपका ये ऑप्शन काम कर जाएगा। तो सवाल में करेक्शन है, ये होगा अनंत हल वाली स्थिति होगी। ठीक है, हाँ क्योंकि फिर वो तो कोई नहीं, वरना तो ए भी सही आ रहा है बी भी सही आ रहा है, बस 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा चाहे कुछ भी आए, तो ए भी सही है बी भी सही है, तो वो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सवाल में करेक्शन है, अनंत हल पूछ रहा है। अनंत हल में फिर यही बचेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए। डेल्टा 0 नहीं है, ऐसा तो डेल्टा 0 नहीं है, सही में डेल्टा 0 नहीं है। अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो यार मामला फंस जाएगा। हम तो विश्वास कर बैठे सवाल पे, डेल्टा 0 नहीं है। एक बार रुको, तब तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सवाल सही हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं में चला जाएगा। रुको रुको रुको, क्या पता सही में सवाल बढ़िया सवाल हो। एक मिनट देखते हैं। 1 माइनस 2 1, तीन माइनस 6 0 आ रहा है यार, नहीं 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। तभी मुझे लगा, मैंने क्या पता सवाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्या सवाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। मुझे लगा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हो सकता है अगर डेल्टा 0 नहीं होता तो फिर डी ऑप्शन हो जाता, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब डेल्टा ही 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होंगे, तो फिर फंस जाता। और हमने डेल्टा चेक भी नहीं किया था, हमने यही माना था भाई कोई हल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, खाली डेल्टा 1 डेल्टा 2 उसको ही चेक करते हैं। तो बढ़िया सवाल हो सकता था, मौका खो दिया, है ना। बढ़िया सवाल होने का मौका खो दिया। ठीक है, हाँ उससे तुक्का मारा, उसे लगा कि ये हो सकता है, लेकिन बढ़िया सवाल बन सकता था, वो बात सही कह रहे हैं। अगर डेल्टा का मान 0 नहीं होता तो ये सवाल बहुत बढ़िया बन जाता। क्योंकि हम यही मान के चलते कि भैया, है ना, हम तो यही मान के चलते कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, बस खाली डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से देखना है कौन 0 नहीं है। आ जाओ, 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी रसायन में और 10% विद्यार्थी गणित में और रसायन शास्त्र दोनों में फेल होते हैं।
यानी इंटरसेक्शन की प्रायिकता पूछिए। नहीं नहीं नहीं, एक विद्यार्थी जो रसायन शास्त्र में फेल हो, मतलब रसायन में वो फेल हो गया है, अब गणित में फेल होने की क्या प्रायिकता है? तो अगर रसायन को हम ए नाम दे, रसायन को ए नाम दे और गणित को बी नाम दे, तो ये पूछ रहा है कि रसायन में तो बंदा फेल हो चुका है, रसायन में तो फेल हो चुका है, अब वो गणित में फेल हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? पी बी बटा ए पूछ रहा है, पी बी बटा ए पूछ रहा है, मतलब रसायन में तो वो फेल हो ही गया है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 10% और रसायन में फेल होने की प्रायिकता है 15%। 10/15, 2/3। तो यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक लाइन जो है ना वो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा था कि एक विद्यार्थी है जो रसायन शास्त्र में फेल हो, मतलब वो फेल हो चुका है, वो फेल हो चुका है, अब उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, हो और की, हो मतलब हो चुका है, की मतलब होने की प्रायिकता, आगे की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता निकालनी है, ए की प्रायिकता हो चुकी है, ए घटना घटित हो चुकी है, तो ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल बन गया। उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा जिससे परवलय वाई स्क्वायर पर खींचे गए अभिलंबों में से दो अभिलंब परस्पर लंबवत हो। उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा जिसकी परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x पर खींचे गए अभिलंबों में से दो अभिलंब, वो एक बिंदु है जिसे तीन अभिलंब खींचे गए हैं, परवलय पर तीन अभिलंब खींचे गए हैं जिसमें से दो अभिलंब लंबवत है, दो अभिलंब जो है ना वो लंबवत है, जो तीन अभिलंब है उसमें से दो अभिलंब लंबवत है। हम जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण ढाल रूप में ये होता है, परवलय का अभिलंब का समीकरण y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है, और ये फॉर्मूला मैं सारे पदों को एक तरफ करूं तो ये फॉर्मूला साफ दिखाता है कि m की क्यूब आ रही है, m की क्यूब आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये समीकरण m के तीन मान देगा, और m के तीन मान संभव हो सकते हैं, है ना, त्रिघात समीकरण का मतलब है तीन, अधिकतम तीन मान होंगे, तो ये आपको अधिकतम तीन मान दे सकता है। अब उनमें से कहा गया उनमें से दो मान
दो m के मान जो है वो लंबवत है, यानी m1 गुणा m2 बराबर -1 है। यहां से m के 3 मान आएंगे क्योंकि त्रिघात समीकरण है, और उसमें से 2 मान का गुणनफल हमें पता है ना। अगर इसके 3 मूल माने m1 m2 m3, ये तीनों अभिलंब की ढालें होगी, जिनमें से 2 लंबवत है, तो m1 गुणा m2 बराबर हो गया -1। ये त्रिघात समीकरण है। हम जानते हैं कि त्रिघात समीकरण में तीनों मूलों का गुणनफल m1 गुणा m2 गुणा m3 बराबर होता है -d बटा ए। ये हो गया। m स्क्वायर का गुणांक इसमें है नहीं, वो 0 हो गया। m का गुणांक c हो गया, और ये हमारा d हो गया। -y बटा ए का मान a हो गया। m1 गुणा m2 का मान -1 है, माइनस से माइनस कट गया, m3 का मान आ गया। 3 में से एक ढाल मिल गई, ये ढाल हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगी, क्योंकि है ना इसके 3 मूल थे, 3 में से एक मूल आ गया, वापस रखेंगे तो संतुष्ट करेगा। इसे संतुष्ट करवा दो। ए वाई बटा ए की क्यूब प्लस 2a माइनस एक्स इंटू एम का मान y बटा ए। पूरे समीकरण में y का भाग दे दो और ए स्क्वायर से गुणा। y का भाग देने पर y कट जाएगा, ए स्क्वायर से गुणा करने पर ये हो गया y स्क्वायर प्लस ए के आ गया। पदों को एक तरफ कर लो, ए कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3। अच्छा 2 है ही नहीं इसमें। ये बिंदु पता आ गया, वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस 3। तो सवाल बड़ा ही शानदार है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बड़ा खास क्वेश्चन है। खास क्वेश्चन ऐसे है कि परवलय कोई बिंदु है ना, परवलय के बाहर या अंदर कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जिससे 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। परवलय के अंदर एक बिंदु ऐसा होता है जिससे 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। बिंदु एक है, अभिलंब 3 खींचे जा सकते हैं। तो वो जो 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है उसमें से 2 अभिलंब लंबवत है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो वो हमने निकाला है कि भाई ये रहा समीकरण अभिलंब का। ये समीकरण हमें बता रहा है कि 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। खींचे जा सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है खींचे गए हैं, इसका मतलब तीनों अभिलंब विद्यमान है। तीनों विद्यमान है तो m1 m2 m3 तीन हो गए, जिसमें से 2 लंबवत है, तो m1 गुणा m2 बराबर -1 है, वो रख दिया, m का मान निकाल लिया, है ना, शर्त लगा के फिर m का मान वापस रख दिया, m का विलोपन कर दिया और बिंदुपथ प्राप्त हो गया।
ये सवाल बहुत बकवास सवाल है, बहुत ही बकवास। ये सवाल जो है ये ट्रिक वाले सवाल है। अगर आपको इसकी ट्रिक याद है तो ये आपसे हो जाएगा, और अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो ये नहीं होगा। इतने अजीब सवाल है इसके। एग्जैक्टली ट्रिक आपको याद है तो आप इसको ट्रिक से कर सकते हैं, और ट्रिक याद नहीं है तो ये सवाल नहीं होगा। सारा खेल ट्रिक पे, सारा का सारा। तो इसकी ट्रिक क्या रहती है, पूरे सवाल को साइन 2 साइन पाई बटा 7 से गुणा कर दो। 2 साइन पाई बटा 7 से गुणा और 2 साइन पाई बटा 7 से भाग। अब फॉर्मूला लगा दो। दो साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बटा 7 माइनस पाई बटा 7 प्लस 5 पाई बटा 7 कॉस माइनस 3 पाई बटा 7 साइन 6 और 1 7 पाई साइन पाई हो गया, प्लस साइन माइनस 5 पाई बटा 7। एक बटा 2 साइन पाई बटा 7 साइन 3 पाई बटा 7 माइनस बाहर साइन पाई बटा 7 5 पाई बटा 7। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये भी कट गया, माइनस बाहर आ गया साइन पाई बटा 7। पाई बटा 7 से पाई बटा 7 कट गया, माइनस का 1 बटा। अब ये सवाल इसी से होता है, 2 साइन पाई बटा 7 से गुणा करोगे भाग दोगे तो होगा। अगर आप इसमें सोचेंगे मैं यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा दूं या और कोई लगा दूं तो ये नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना। अगर आप कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा के कि कॉमन निकालूंगा फिर हो जाएगा, नहीं होता ये बस इसी ट्रिक से होता है। एक तो इस ट्रिक से होता है, एक तरीका और है, इकाई के 7 घन, इकाई के जो 7 मूल है वो निकालो, उससे सॉल्व करो। या तो उससे सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा, बस मुझे 2 ही तरीके पता है। एक तो ये है 2 साइन पाई बटा 7 से गुणा करो, सॉल्व करो। दूसरा तरीका इसका होता है कि इकाई के 7 मूल होते हैं, है ना, जैसे 3 मूल होते हैं, 4 मूल होते हैं, 5 मूल होते हैं, वैसे इकाई के जो 7 मूल होते हैं वो निकालो, उनका जोड़ करो, उससे इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, उससे कैसे होता है, इकाई के 7 मूल निकाले, इकाई के 7 मूल जाएंगे कॉस कॉस 0, इसका व्यापक रूप लिख लो कॉस 2m पाई
प्लस आइटा साइन 2m पाई इसका ध्रुवीय रूप लिख लिया। डायमाइबर पर में लगा दो। अब m का मान 0 से लेकर 6 तक रख दो, सातों मूल प्राप्त हो जाएंगे। इससे आपको सातों मूल प्राप्त हो जाएंगे। सातों मूलों में से पहला मूल आ जाएगा आपका 1, दूसरा मूल आ जाएगा cos 2 पाई 7 प्लस आइटा साइन 2 पाई बटा 7, ये दूसरा। तीसरा आ जाएगा 4 पाई बटा 7 प्लस आइटा साइन 4 पाई बटा 7। फिर ये 3 हो गए। चौथा आ जाएगा आपका 6 पाई बटा 7 आइटा साइन 6 पाई बटा 7। फिर अगला आ जाएगा, कितने 4 हो गए। अगला आ जाएगा कॉस 8 पाई बटा 7 प्लस आइटा साइन 8 पाई बटा 7। और फिर उससे अगला आ जाएगा कॉस 10 पाई बटा 7 प्लस आइटा साइन 10 पाई बटा 7। और लास्ट आ जाएगा कॉस 12 पाई बटा 7 प्लस आइटा साइन 12 पाई बटा 7। इकाई के घनमूलों का जोड़, इकाई के मूलों का जोड़ हमेशा 0 होता है। इकाई के जितने भी मूल हैं इन सब का जोड़ 0 होता है। 7 है तो 7 सही, 8 है तो 8 सही, जितने भी हैं इनका जोड़ हमेशा 0 होता है। इकाई के घनमूलों में तो याद ही है आपको कि इकाई के घनमूल जो होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये हमेशा ही होता है। इकाई के हर मूलों के अंदर ये शर्त होती है, ये काम करता है कि उनके मूलों का योग हमेशा 0 आता है। ये एक आ गया प्लस cos 2 पाई बाई 7 और इससे लें इसके साथ ये 12 हो गया, ये 5 बनेगा। अब इन्हें चेंज कर लो, इनको रहने दो, इन्हें चेंज, इन्हें 2 पाई की सहायता से लिख लो। इसे इसे और इसे 2 पाई माइनस करके लिखो। इसे 2 पाई करके माइनस करके लिखेंगे cos 2 पाई 6 पाई बटा 7 प्लस आइटा साइन 2 पाई 6 पाई बटा 7। बात वही है, बस लिखने का तरीका नया है। तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8, वापस से वही आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा cos 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 6 पाई बटा 7, साइन पे फर्क पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा 6 पाई बटा 7, ये बदल गया। अब जब जोड़ोगे तो साइन 6 पाई बटा 7 साइन 6 पाई बटा 7 कट जाएगा और cos 6 पाई बटा 7 2 बार आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसके साथ करोगे, 2 पाई माइनस
2 पाई माइनस 4 पाई बट्टा 7, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला भाग इससे कट जाएगा। ऐसे ही ये वाला भाग जब 2 पाई माइनस करोगे, 7 दूनी 14 12, ये 2 पाई वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये दोनों इसके साथ आपस में कट जाएंगे। इस तरीके से हर चीज 2 बार आ जाएगी। कॉस 2 पाई बटा 7 2 बार, कॉस 4 पाई बटा 7 2 बार और कॉस 6 पाई बटा 7 2 बार। ये 0। अब इसका मान निकाल लो, एक को उधर ले गए, माइनस का हो गया, 2 का भाग लग गया। तो कॉस 2 पाई बटा 7 प्लस कॉस 4 पाई बटा 7 प्लस कॉस 6 पाई बटा 7 बराबर होता है माइनस का 1/2। दोनों ही तरीके बड़े जटिल है। नहीं, यूनिट के कितने भी रूट हो सकते हैं, इकाई के nवें मूल तक जाते हैं। आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में याद होगा, इकाई के nवें मूल तक, nवा मतलब n कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 है, 1 के वर्गमूल होते हैं 1 और -1, 1 के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 के 1/4 मूल होते हैं, चौथाई मूल, 4 मूल, 1 -1 आयटा माइनस आयटा, ऐसे ही 5 मूल, 6 मूल, 7 मूल निकलते ही चले जाते हैं, जितने चाहे उतने निकालो। ठीक है, चलो बस इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा, और कल गाइडेंस क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके।